1938 में स्टार्ट हुई सैमसंग कंपनी आज दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी में से एक है। सैमसंग के सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बुर्ज खलीफा, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सैमसंग को दिया गया था, या यूं कहें इसे सैमसंग ने बनाया था। और आज सैमसंग पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और सेल कर रही है, चाहे हम स्मार्टफोन्स की बात करें या लैपटॉप्स की। सैमसंग लोगों के बीच में एक ट्रस्टेड ब्रांड बन गया है और कंज्यूमर इस पर विश्वास करे भी क्यों नहीं। आखिर सैमसंग अपने कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट देने की कोशिश जो करता है। 2016 का एक इंसिडेंट ये साबित करता है कि सैमसंग लोगों के बीच में एक ट्रस्टेड ब्रांड है। हुआ यूं कि 19 अगस्त 2016 को सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 7 नाम से एक फ़ोन को मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन जल्दी एक बड़ी गड़बड़ी इसमें देखने को मिली। जिन्होंने भी इस स्मार्टफोन को खरीदा था, उनमें से कुछ कंज्यूमर्स का ये रिस्पॉन्स आ रहा था कि बैटरी हीट होने के कारण उनके फ़ोन ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसे एक या दो नहीं, कई केसेस देखने को मिले। सैमसंग ने इस बात को सीरियसली लिया और सितंबर 2016 को सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 7 के सेल्स को रोक दिया और गड़बड़ी को ठीक करके गैलेक्सी नोट 7 का एक नया वर्जन बना दिया। लेकिन इस नए वर्जन में भी वही सेम बैटरी की प्रॉब्लम देखने को मिली। और फाइनली 10 अक्टूबर 2016 को सैमसंग ने कंज्यूमर्स के ट्रस्ट को देखते हुए दुनिया भर में सेल हुए सारे गैलेक्सी नोट 7 के स्मार्टफोन्स को वापस मंगा लिया और परमानेंटली गैलेक्सी नोट 7 के प्रोडक्शन को बंद कर दिया। सैमसंग ने कंज्यूमर्स से कहा कि या तो इस फ़ोन के बदले में वे पैसे ले सकते हैं या फिर वो इसके बदले में सैमसंग का कोई दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। कुछ साल पहले ही 2018 में सैमसंग ने भारत में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोला। इतना सब सुनने के बाद आप भी सैमसंग की जर्नी को सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, तो इस वीडियो में हमने सैमसंग की पूरी जर्नी को डिटेल में शेयर किया है। उनके क्या चैलेंजेस रहे और कैसे वो इतनी बड़ी ग्लोबल ब्रांड बनी, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में शेयर की है। तो बात है 1938 की, जब 28 साल के ली ब्यूंग चुल ने साउथ कोरिया के देगू शहर में सैमसंग की स्थापना की। इसमें इनका व्यापार था सूखी मछलियाँ, ग्रोसरीज और नूडल्स जैसे आइटम्स को बेचना। इस कंपनी की शुरुआत में 40 एम्प्लॉय काम करते थे। धीरे धीरे कंपनी ग्रो होने लगी तो ली ने 1947 में सैमसंग के हेड ऑफिस को सियोल में शिफ्ट कर दिया, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। लेकिन 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध हो गया, जिसे कोरियन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया ने सियोल पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से ली ब्यूंग चुल को सियोल को छोड़ना पड़ा। वॉर खत्म होने के बाद 1953 में ली ने चील जेदंग नाम से एक चीनी बनाने की कंपनी खोली और ठीक एक साल बाद 1954 में एक और कंपनी चील मोजिक के नाम से खोली। चील मोजिक साउथ कोरिया में उस टाइम की सबसे बड़ी वूलन मिल थी। अब धीरे धीरे सैमसंग अलग अलग इंडस्ट्रीज में बिजनेस को फैलाने लगी, जैसे इंश्योरेंस, रिटेल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। 1969 में सैमसंग ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक नाम से एक कंपनी बनाई और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एंट्री की। इस सेक्टर में इनका पहला प्रोडक्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। लगभग 10 साल बाद यानी 1980 में सैमसंग ने टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर की ओर कदम बढ़ाए। स्टार्टिंग में इन्होंने टेलीफोन के स्विच बोर्ड्स बनाना शुरू किया। फिर 1982 में ये अपना फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर SPC 1000 लेकर आए, जो सिर्फ कोरियन मार्केट में ही बेचा जाता था। आगे भी ये नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहे। 1986 में अपना पहला फर्स्ट बिल्ड इन कार फोन SC100 मार्केट में लेकर आए, मगर अफसोस खराब क्वालिटी के कारण ये फ़ोन फेल रहा। अपने कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने प्रोडक्ट्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हैविली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ईयर 1982 में इन्होंने पोर्तुगल में टीवी मैन्युफैक्चरिंग करने का एक प्लांट खोला। फिर ये एक के बाद एक नए प्लांट्स अलग अलग देशों में खोलते गए। 1984 में न्यूयॉर्क में, 1985 में टोक्यो और 1987 में इंग्लैंड में प्लांट्स खोले। 1987 का साल सैमसंग के लिए बुरा रहा, क्योंकि 1987 में ली ब्यूंग चुल, जो कि सैमसंग ग्रुप के फाउंडर थे, इस दुनिया से अलविदा हो गए। ली के जाने के बाद सैमसंग ग्रुप 5 अलग अलग बिजनेस ग्रुप में बट गया। शिनसगे ग्रुप, सीजे ग्रुप, हंसोल ग्रुप, जुंगांग ग्रुप और लास्टली सैमसंग ग्रुप। आज ये ग्रुप इंडिपेंडेंट है और इस सैमसंग ग्रुप के पार्ट नहीं है। और इसी साल 1987 में सैमसंग पर गंभीर आरोप लगा कि उसने चिप बनाने वाली कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के चिप को बिना उसकी परमिशन के यूनाइटेड स्टेट्स में बेचा। इस पर यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने सैमसंग को यह ऑर्डर दिया कि वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को आने वाले हफ्तों के अंदर पेनल्टी पे करे,
नहीं तो सैमसंग द्वारा सेल किए जा रहे चिप को और जिन प्रोडक्ट्स में वो चिप लगे हैं उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में बैन कर दिया जाएगा, जो कि सैमसंग को पे करना पड़ा। 1990 के बाद से सैमसंग एक ग्लोबल ब्रांड की तरह उभरने लगा। मोबाइल और सेमीकंडक्टर उनकी इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गए थे। इतना ही नहीं, 1992 में सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी चिप प्रोड्यूसर बन गया। फिर आया वो समय जब 1993 में सैमसंग के नए चेयरमैन ली कुन ही ने सैमसंग ग्रुप की 10 कंपनियों को बेच दिया और कुछ कंपनीज को एक दूसरे में मिला दिया ताकि वो 3 इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और केमिकल्स पे अपना फोकस कर पाए और जिससे कंपनी और तेजी से ग्रो हो। सैमसंग ने मार्केट की डिमांड को देखते हुए 1995 में टीवी का नेक्स्ट वर्जन LCD को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। देन इन्होंने एरोस्पेस सेक्टर में एंटर किया, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। सैमसंग एरोस्पेस नाम से 1977 में इन्होंने एक कंपनी बनाई जो कि एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर, डिज़ाइन और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें क्या करती थी। आगे चलकर सैमसंग एरोस्पेस ने 2 कंपनीज देवू हैवी इंडस्ट्रीज और हाउंडाई स्पेस एंड एयरक्राफ्ट कंपनी के साथ मिलकर 1999 में एक नई और बड़ी कंपनी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी KAI बनाई। अब वो दौर आया जब सैमसंग 20s को ख़त्म करके 21st सेंचुरी में आ गई, जिसमें सन 2000 में सैमसंग ने पोलैंड के वारसा शहर में एक डेवलपमेंट सेंटर खोला ताकि वो कंज्यूमर्स को और अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। 2005 आते आते ये दुनिया के सबसे बड़े LCD पैनल्स के मैन्युफैक्चरर बन गए और 2006 में जापान की सोनी कंपनी ने, जिसने उस टाइम LCD की फील्ड में कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, सैमसंग से कांटेक्ट किया ताकि वो TFT LCDs, जो कि LCD का ये एक नया वर्जन है, बना सके। दोनों ने मिलकर SLCD नाम से एक नई कंपनी बनाई ताकि वो अपने कंज्यूमर्स को इसकी बराबर सप्लाई कर सकें। SLCD में 51% स्टेक सैमसंग का था और 49% स्टेक सोनी का था, लेकिन आगे 2011 में सैमसंग ने सोनी से वो स्टेक भी हासिल कर लिए। 2008 में सैमसंग ने सैमसंग सॉल्स्टिस नाम से स्मार्टफोन्स की एक सीरीज़ निकाली जो आगे जाकर सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ के रूप में चेंज हो गया। यहाँ सीरीज़ का मतलब है उसी नेम से अलग अलग स्मार्टफोन्स निकाले, जैसे गैलेक्सी S, गैलेक्सी नोट और गैलेक्सी जेड। नोकिया एक टाइम पर मोबाइल बनाने में टॉप पर था। इसके मोबाइल उस टाइम बहुत खरीदे जाते थे। उसे सैमसंग ने 2012 में पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन बनाने वाला बन गया। एप्पल, जिसके प्रोडक्ट्स आईफोन और आईपैड्स काफ़ी फेमस हैं, उसने सैमसंग पर 2011 में एक आरोप लगाया कि सैमसंग ने उसके प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन को बिना उसकी परमिशन के कॉपी किया है और एप्पल ने सैमसंग से $2.5 बिलियन हर्जाने के रूप में मांगे। इस पर सैमसंग ने भी पलटवार करते हुए एप्पल पर यह आरोप लगाया कि उसने सैमसंग के कैमरा फ़ोन्स और वायरलेस कम्युनिकेशंस के उसके पेटेंट्स को बिना परमिशन यूज़ किया है। पेटेंट्स एक तरीके का अधिकार या राइट्स होता है जो गवर्नमेंट पेटेंट कराने वाले को प्रोवाइड करती है। इससे ये होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना आपके पेटेंट किए हुए चीज़ को कॉपी, सेल या यूज़ नहीं कर सकता है। यहाँ पर US कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एप्पल ने सैमसंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, बल्कि सैमसंग ने एप्पल को नुकसान पहुँचाया है। इसीलिए सैमसंग एप्पल को 1.05 बिलियन हर्जाने के रूप में देगा। फैसला आने के अगले दिन कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में सैमसंग के शेयर की प्राइस डाउन हो गई, जबकि एप्पल के शेयर के प्राइस ऊपर की तरफ बढ़े। इसके बाद एप्पल ने सैमसंग के और फ़ोन्स जैसे गैलेक्सी S4G, गैलेक्सी S2 स्काईरॉकेट और इसी तरीके के कई फ़ोन्स को US में बैन करवाने की कोशिश की, बट कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। सैमसंग को इससे कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ा, पर गौर करने वाली बात है कि एक तरफ एप्पल ने सैमसंग पर पेटेंट का आरोप लगाया था और दूसरी तरफ 2015 में सैमसंग को US में एप्पल, गूगल और सोनी जैसी बड़ी कंपनी से भी ज़्यादा पेटेंट्स मिले थे, जो कि करीब 7,679 पेटेंट्स थे। सैमसंग का साउथ कोरिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। 2013 में सैमसंग का रिवेन्यू साउथ कोरिया के GDP का 17% था। सैमसंग तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने बिक्सबी नाम से एक वर्चुअल असिस्टेंट 2017 में लॉन्च किया। बिक्सबी गूगल असिस्टेंट की तरह ही वॉइस कमांड पर काम करता है। 2020 में सैमसंग दुनिया में ग्लोबल ब्रांड वैल्यू में 8th नंबर पे था। इनका फर्स्ट लोगो ये था
और ये समय के हिसाब से बदलते रहे और करंटली ये इन 2 लोगोस को यूज़ करते हैं। यदि इंडिया के मोबाइल मार्केट शेयर को देखें तो Xiaomi और Realme के बाद 3rd नंबर पर सैमसंग का ही नाम आता है। सैमसंग अपने प्रोडक्ट से आज भी अपने ट्रस्ट को बनाए हुए हैं और आए दिन ये नए नए इनोवेशन करके प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी होगी। ये आप इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ।